गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना दोस्त, मेरा नाम है निशु और आप देख रहे हैं स्टडी विद निशु। तो आप लोग फेसबुक पेज पर भी देख रहे होंगे, आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे होंगे, तो दोनों जगह आपका बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है। इतिहास की आज एक और फिर से नई कड़ी में, एक नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किसकी? गुप्त उत्तर काल की। भाई हमने गुप्त काल तो देख लिया था। गुप्त काल में हमने सभी राजाओं को देखा, उसके बाद उसकी सामाजिक स्थिति देखी, उसके बाद उसकी राजनीतिक स्थिति देखी, धार्मिक स्थिति देखी और व्यापार कला देखा। इस प्रकार से सारा अध्ययन हमने एक गुप्त काल का हमने कर लिया था। इसके बाद अगर हम देखें, हम किसकी बात करें? गुप्त उत्तर काल की। भाई स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के बाद जो भी राजा आए वो उतने योग्य नहीं रहे, है ना, उतने योग्य नहीं रहे। और जब राजा योग्य नहीं रह जाते हैं तो उनके अंदर जो काम करते हैं, जो सेनापति हो जाते हैं, जो सामंत हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सत्ता की भावना जागृत हो जाती है। और इस सत्ता की लालसा जागृता वो क्या है, किस में बल जाती है? विध्वंस में बल जाती है। और जो राजाओं के सामंत होते हैं, जो राजाओं के सेनापति होते हैं, वो फिर राजाओं को ही मारकर उनकी शासन गद्दी पर हत्या लेते हैं और शासन गद्दी पर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ किसमें? हमारे गुप्तोत्तर काल में। भाई अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और विष्णुगुप्त के बाद जो भी वंश आए हैं, जैसे कि वल्लभी वंश, मैत्री के वल्लभी वंश, इसको गुजरात में है वल्लभी, और मोखरी वंश, कन्नौज का मोखरी वंश, यशोवर्धन मालवा का यशोवर्धन वंश, इन्होंने भी क्या है ऐसे ही किया। क्योंकि गुप्तोत्तर काल जो है गुप्त के जो महत्वपूर्ण राजा थे उनके जाने के बाद, जैसे चंद्रगुप्त है, घटोत्कच है, रामगुप्त है, समुद्रगुप्त है, इन सब के जाने के बाद गुप्त काल क्या है? गुप्तोत्तर काल सत्ता का इसमें विकेंद्रीकरण हो गया। भाई जितने भी छोटे छोटे जो राजा थे वो भी अब जो जितने भी छोटे छोटे सामंत थे वो क्या है, उन्होंने अपने आप को एक अपने आप में एक स्वतंत्र घोषित कर लिया कि भाई हम भी राजा हैं और हम भी यहाँ पर शासन करेंगे। तो गुप्तोत्तर काल में हम वही देखने वाले हैं कैसे एक छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्या है सत्ता का विकेंद्रीकरण के ऐसा जताया कि भाई हम भी राजा हैं। तो ये गुप्तोत्तर काल के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वंश की, तो अगर हम सबसे पहले वंश की बात करें गुप्तोत्तर काल में, वो था वल्लभी वंश। उसका मैत्रिक का वल्लभी वंश, वल्लभी का है जो कि सौराष्ट्र गुजरात। तो वल्लभी वंश की अगर हम बात करें, इसका जो संस्थापक था या इसका जिसने स्थापना की वो था भट्टारक था। वो क्या था? भट्टारक था। ये भी अगर हम बात करें गुप्त काल में ही क्या है, एक सेनापति था और राजा का मृत्यु करके ये शासन गद्दी पर उसने अपना आधिपत्य कर लिया था। हम बात करें भट्टारक की, तो इसमें भट्टारक की बात करें जिसने वल्लभी मैत्रिक वंश की स्थापना की। इसके बाद की अगर हम राजा की बात करें तो ध्रुवसेन प्रथम था। और उसकी बात करें कि भाई ध्रुवसेन द्वितीय था जो कि हर्ष के समकालीन था। ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन जो ध्रुवसेन द्वितीय था वो हर्षवर्धन के समकालीन था। अगर हम बात करें इस वंश का, जो अंतिम शासक था वो था शिलादित्य सप्तम। कौन था? शिलादित्य सप्तम। देखो सब राजाओं के हमें ऐसा डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। जो राजा हमें लगते हैं इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं और जो हमें जानना चाहिए, बस हम इस हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook चैनल पर उतना ही क्या है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, लगेगी अगर किसी विस्तृत अगर अपन को जानकारी देना है तो अपन कहीं और फिर चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन फिलहाल एक कहानी के रूप में आपको इतिहासी रूप में मैं परिचय दे रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो सप्तम राजा कौन था? शिलादित्य था। किसका? मैत्रिक वंश का। और उसको भी क्या है, अरब ने जब आक्रमण किया था तो पूर्णतः से क्या है वल्लभी वंश को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। किसने? अरब आक्रमण। और अरब जो आक्रमण हुए थे, अरब आक्रमणकारियों ने पूरी तरह वल्लभी वंश को समाप्त कर दिया था। सप्तम राजा कौन था उसका? शिलादित्य। उसको ही पूरा मारकर वल्लभी वंश को पूरा समाप्त कर दिया था। किसने? अरब आक्रमणों ने।
और हम बात करें जो मैत्रिक वंश के शासकों ने इसका जो वल्लभी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय गुजरात, अगर हम मान चले तो गुजरात वल्लभी में है, तो उस समय जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, वल्लभी था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वैसे ही हमारा गुजरात में वल्लभी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। 7वीं शताब्दी में हम बात करें चीनी इत्संग, तो जितने भी यात्री हैं एक हम उसकी सबसे जब हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा उस पर भी हम एक मतलब सारे जितने भी यात्री आए थे भारत में उसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सेपरेट बुक बनाएंगे जितने भी हमारे यहाँ यात्री आए थे और उन्होंने जो कुछ माला लिखा था। तो हम बात करें इत्संग की, उसने क्या किया है कि वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है। भाई हमारे यहाँ जब प्राचीन काल से क्या है भारत एक विश्व गुरु हुआ है और यहाँ ने भारत ने ही क्या है जो तमाम देश हैं उसको यहाँ पर वहाँ जो तमाम देशों के लोग हैं यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला विद्यालय आपने सुना होगा, नालंदा विद्यालय आपने सुना होगा जो कि बिहार में था। तो विदेशों से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे पहले लोग, यूं ही नहीं भारत को पहले ही विश्व गुरु कहा जाता क्योंकि यहाँ विदेशों से ही पहले बहुत सारे स्टूडेंट में यहाँ तादाद में पढ़ने के लिए आते थे। तो जो चीनी यात्री है इत्संग, उसने भी क्या है नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है। और हम बात करें फिर आगे, जो वल्लभी विश्वविद्यालय में 2 विद्वान थे, एक था गुणमती और दूसरे था स्तरमती। ये जो अपन एक प्रकार से कहें कि आचार्य के रूप में वहाँ कार्य करते थे या वो वहाँ पर शिक्षक थे या गुरु थे, तो कौन कौन थे 2 विद्वान, एक थे गुणमती और दूसरे थे स्तरमती। ये वहाँ पर विद्वान थे, कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद कौन सा वंश आता है, तो इसके बाद आता है यशोधवर्मन की अगर बात करें तो इसने क्या है नालंदा में एक बहुत बड़ा विहार बनवाया किसने, यशोधवर्मन ने। और मंदसौर अब प्रशस्ति में जो एक मंदसौर की प्रतिष्ठि है या अभिलेख है, अब मंदसौर प्रतिष्ठिति में इसको जनेंद्र कहा गया है। क्या है, जनेंद्र कहा गया था किसको, यशोधवर्मन को। किसको, यशोधवर्मन को। किसको क्या कहा गया था, जनेंद्र कहा गया था। अब हम बात करें तीसरे वंश की, तो तीसरे वंश की अगर हम बात करें, ये थे कन्नौज के मोखरी वंश। कन्नौज कहाँ पर है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में। वल्लभी कहाँ पड़ता है, वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र। तो वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। मालवा तो सब जानते हो कहाँ पड़ता है, मालवा के यशोधवर्धन ये पड़ता है मध्य प्रदेश एमपी में, ठीक है। अगर हम बात करें फिर कहाँ भी कन्नौज, तो कन्नौज कहाँ पड़ता है, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज के मोखरी वंश की अगर हम बात करें तो मालवा के शासक यशोधवर्धन के बाद मालवा के जो यशोधवर्धन है उसके बाद फिर शासन किसने किया, उसके बाद शासन किया किसने, जो कन्नौज के मोखरी वंश है उसने शासन किया। कहाँ पर, उत्तरी भारत में। कहाँ पर, उत्तरी भारत में। कभी मौका मिले तो नक्शा पे मैं आपको सबको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो जो मालवा के यशोधवर्धन है उसके बाद फिर जो भारत के जो उत्तरी भाग पर शासन किसने किया, वो तो कन्नौज के मोखरी वंश ने उसके पर शासन किया। राजधानी कहाँ पर बनाई, राजधानी कन्नौज में बनाई। राजधानी कहाँ पर बनाई, राजधानी कन्नौज में बनाई। तो कन्नौज के मोखरी वंश पहले का जो पहला शासक था वो कौन था, जो कन्नौज का पहला शासक था वो कौन था, हरिवर्मा। कौन था, हरिवर्मा। कन्नौज का जो मोखरी वंश का प्रमुख शासक था वो कौन था, हरिवर्मा। कौन था वो, हरिवर्मा। और उसके बाद फिर उसका पुत्र आदित्य वर्मा शासक बना। परंतु मोखरियों को सामान्य स्थिति थी, ये है ना, ये सामान्य थे किसके, गुप्त के ही सामंत थे। मोखरी वंश, जो मोखरी वंश हुआ था कन्नौज का, वो क्या था, गुप्त के ही सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो जब इसका पहला शासक कौन था, हरिवर्मा, उसका दूसरा उसके बाद उसका पुत्र कौन था, आदित्य वर्मा। ये सामंत में ही काम करते थे किसके गुप्त काल, ये गुप्त राजाओं के, ठीक है। उसके बाद जब पूर्णतः मतलब राज्य में कब आया, पूर्णतः स्वतंत्रता इन्होंने राज्य कब किया, इन्होंने राज्य किया कब राज्य किया इन्होंने, ईशान वर्मा के समय। किसके समय, ईशान वर्मा के समय इन्होंने पूर्णतः राज्य किया। गुप्त काल से सामंत का जो टाइटल था वो हटा के वो क्या दिया, पूर्णतः क्या है, अपने राज्य की स्थापना कर ली। किसने, ईशान गुप्त ने। पहले क्या था, हरिवर्मा के समय,
और आदित्य वर्मा के समय ये गुप्त के ही सामंत थे, बट इसके बाद ईशान वर्मा आया और उसने क्या किया कि पूर्णतः से अपना शासन कर लिया और सामंत का नाम हटा के खुद का शासन पूर्णतः स्वतंत्र राज कर लिया। और हम बात करें इसके बाद फिर कि ईशान वर्मा की विजयों का उल्लेख हर्रा अभिलेख में मिलता है। कौन सा? हरा अभिलेख में मिलता है इसके विजयों का उल्लेख। ईशान जो वर्मा है वैदिक मत का पोषक था, है ना। ईशान वर्मा के बाद उल्लेखनीय में महत्वपूर्ण शासक ग्रह वर्मा था, जिसका विवाह थानेश्वरी नरेश देखो, ईशान वर्मा के बाद कौन सा राजा था? ईशान वर्मा के बाद प्रभावकारी राजा ग्रह वर्मा था, जिसका विवाह थानेश्वरी नरेश प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री के साथ हुआ था। जो ईशान के बाद कौन सा प्रभावकारी राजा हुआ था? ईशान के बाद ग्रह वर्मा जो सबसे प्रभावकारी राजा हुआ था, और इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह हुआ था कहाँ? इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह थानेश्वर की नरेश प्रभावर्धन की कन्या राजश्री के साथ हुआ था। इसका विवाह कहाँ? थानेश्वर की प्रभावर्धन की जो राजकन्या है उसके साथ इसका विवाह हुआ है। किसका? ग्रह वर्मा का। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ तक हमने देखा कि भाई ये छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे कहाँ पर? गुप्त काल के बाद, है ना। कहीं मैं आपको एक दिन पूरी एक रचना समझाऊंगा कि कैसे कैसे सब हुआ था, बट फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं किसका? गुप्तोत्तर काल का, कि भाई गुप्तोत्तर के बाद कैसे कैसे राजा और कैसे कैसे छोटे सामंत उत्पन्न हुए और वो वंश किस प्रकार से यहाँ पर गुप्तोत्तर के बाद उन्होंने शासन किया। तो इसमें हमने देख लिया है कि सबसे पहले हमने कौन सा देखा? वल्लभी के मैत्रक वंश, दूसरा यशोधवर्धन, मालवा का यशोधवर्धन, तीसरा हमने देखा कन्नौज का मुखरी वंश। अब हम देख लेंगे इसी काल में, जो गुप्तोत्तर काल में ही क्या है, हूणों का भी आक्रमण हुआ था। किसका? हूणों का भी आक्रमण हुआ था। तो अगर हूणों की अगर हम बात करें तो हूण एक प्रकार से ये जो हूण है वो मध्य एशिया की एक असभ्य जंगली जाति थी। कैसी थी भाई? एक मध्य एशिया की कैसी थी? एक असभ्य जंगली जाति थी। ठीक है। उनका निवास चीन के आसपास था। उनका निवास कहाँ था? उनका निवास चीन के आसपास था। हूण मूलतः मंगोल जाति के थे। किसके जाति के थे? मंगोल जाति के थे। तो ये असभ्य जाति तो होगी ही और जंगली जाति भी होगी, क्योंकि ये मूलतः कौन थे? मंगोल थे। तो मंगोल के विषय में बहुत ही खूंखार प्रजाति थी। मंगोल की जाति बहुत ही क्रूर थी, कोयल थी को बोलते हैं कि भाई मतलब बहुत क्रूर थी ना। मतलब बच्चे को देखा ना किसी महिला को देखा, छोटे से बालक को भी इतना मतलब हिंसा कर देती थी। तो इसको बोलते थे हम बहुत ही खूंखार थी और क्रूर जाति थी। कौन सी? मंगोल थी। तो वैसे ही हूण थे। तो मध्य एशिया की असभ्य जाति थी, जंगली जाति थी और मूलतः मंगोल थी ये जाति और चीन के आसपास ये रहती थी। और हम बात करें फिर और आजीविका के साधन की खोज में, आजीविका के साधन मतलब क्या है कि भाई आजीविका तो सब जानते हैं, रोटी पानी कपड़ा। तो आजीविका की आजीविका की खोज में दूसरी शताब्दी में उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़ दिया। किसने? हूणों ने। उन्होंने जो उनके मूल जो निवास थे उसको छोड़ दिया। किसके लिए? आजीविका के साधन के लिए। उसके बाद फिर जो हूणों की है दो शाखा बढ़ गई, है ना। दो शाखा बढ़ गई। पहली शाखा बोलवा नदी जो यूरोप है, यूरोप की ओर बढ़ी, और दूसरी जो ऑगस जो घाटी है वो उसकी ओर बढ़ी। तो यहाँ पर आजीविका के लिए हूणों की दो जाति हैं वो आपस में बढ़ रही। पहली बोलवा नदी कहाँ गई और दूसरी ऑक्सस घाटी है जो कि वहां गई। तो भारत में जो हमला हुआ है हूणों का, वो दूसरी शाखा संबंधित है, दूसरी जाति संबंधित है कि जो वहां पर ऑक्सस घाटी पर आ गई थी। तो वो उसी ने ही भारत पर आक्रमण किया था। तो अगर हम बात करें, है ना, तो भारत ऑक्सस घाटी के हूणों ने ईरान में तत्कालीन फिरोज, तो सबसे पहले तो भाई जो मतलब यहाँ बढ़ी थी ऑक्सस घाटी की ओर हूणों की दूसरी प्रजाति, उसने सबसे पहले क्या किया? ईरान का
फिरोज को पराजित करके काबुल में कुषाण राज्य को नष्ट कर दिया। किसने? हुण ने। तो पहले तो ईरान में आक्रमण किया किसने? हुण की दूसरी शाखा ने। उसने सबसे पहले जो ईरान का फिरोज था उसको नष्ट किया और काबुल पर जो कुषाण राज्य था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि काबुल के आगे पश्चिमी दर्रों को, काबुल के आगे जो पश्चिमी दर्रे हैं उसको पार करते हुए हुणों ने भारत पर आक्रमण किया। उसको पर क्या है, ईरान पे तो उन्होंने आक्रमण कर ही दिया था और फिर उसको हराकर जो कुषाण राज्य है उसको हरा दिया था। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी से दर्रों से भारत पर भी आक्रमण कर दिया था। और भारत पर आक्रमण करने हुणों को, है ना, ये तो भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों को क्या कहते थे? सफेद हुण भी कहते थे। क्या कहते थे? सफेद हुण भी कहते थे। सफेद हुण की संज्ञा भी दी जाती थी। गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय 5वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी की ओर से हुणों ने भारत में आक्रमण किया। जब गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल चल रहा था उस काल में ही क्या है, हुणों ने आक्रमण किया था। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, इसके अगले वीडियो में भी पढ़ा था कि स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। तो हम बात करें, हुणों ने आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य के उत्तरी भाग पर, है ना, उत्तरी भाग पर, वही अपना अफगानिस्तान वाला इलाका। तो उस समय आक्रमण किया। तो उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? उस समय शासनकाल स्कंदगुप्त का चल रहा था। किसका चल रहा था? उस समय शासनकाल स्कंदगुप्त का चल रहा था। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश किया, जो कि हमने पढ़ा भी था। स्कंदगुप्त ने हुणों को वापस भगा दिया था और उनको पराजित करके यहाँ से वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप के ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिन्होंने हुणों को पराजित किया था। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि स्कंदगुप्त ऐसा एशिया का राजा था जिन्होंने क्या है, हुणों को पराजित किया था। और हम बात करें उसके बाद तोरमान है के नेतृत्व में हुणों ने दूसरी बार भारत में आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तोरमान। किसके? तोरमान के नेतृत्व में हुणों ने फिर से भारत पर आक्रमण किया था। और इस बार भी क्या हुआ, कि स्कंदगुप्त का ही शासन था और स्कंदगुप्त ने फिर से किनको, हुणों को पराजित कर दिया। इसके अगर हम बात करें कि इसके बाद फिर से हुणों ने आक्रमण किया। हुणों ने संपूर्ण शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण किए। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर थे। इस बार पर क्या है, स्कंदगुप्त नहीं था। स्कंदगुप्त न होने के कारण स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे, जो पुरुगुप्त था और उसके बाद जो भी उसके शासक थे, वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो हुणों को क्या है, हरा सके। क्योंकि हुण 2 बार तो पहले से भारत से पहले हार गए थे। किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने हराया था। तो इस बार हुणों का ये तीसरा आक्रमण था और तीसरे आक्रमण में उन्होंने पूरी शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण किया था। और चूंकि स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमजोर थे और उस कमजोरी के कारण क्या है, इस बार जो क्या है, हुण है भारत के कुछ भाग पर आधिपत्य करने में सक्षम हो गए या सफल हुए। इसके बाद हम बात करें तोरमण भारतीय क्षेत्र में हुणों का प्रवेश तोरमण के नेतृत्व में हुआ था, जो हमने बताया था कि तोरमण के ही नेतृत्व में हुणों ने आक्रमण किया था, है ना। और रजतरंगणी, जो कलहण की एक पुस्तक है, कौन सी? रजतरंगणी, उसमें हुणों के शासक के रूप में तोरमण और मेहरकुल का उल्लेख किया है। एक पुस्तक है, कौन सी? कलहण की रजतरंगणी, उसमें भी क्या है, इसका उल्लेख है, किसका? तोरमण और मेहरकुल का उल्लेख है। अगर हम बात करें, इन दोनों के संबंध में अनेक सिक्के और शिलालेख भी प्राप्त हैं। किसके संबंध में? तोरमण और मेहरकुल के
संबंध में अनेक सिक्के और शिलालेख भी प्राप्त हैं। तोरमाण के अगर हम देखें 5वीं शताब्दी और जो 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ भागों, जो 5वीं शताब्दी के अंत में और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो तोरमण है उसने क्या किया कि भाई भारत के कुछ भागों पर आधिपत्य स्थापित करके हुड़ों की स्थापना कर ली। समझ पा रहे हो? अगर हम आगे बात करें कि पंजाब पर विजय के बाद उसने पश्चिमी भारत के प्रदेशों पर मालवा, उत्तर प्रदेश अधिकांश स्थित था। मध्य प्रदेश में एक रण तोरमण के राज्य के अंग हैं। इसके बाद उसने क्या किया भाई, कुछ भाग्य पर तो आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद लेकिन क्या किया, पंजाब के बाद क्या हुआ, फिर पंजाब के बाद मालवा के बाद क्या हुआ, फिर उत्तर प्रदेश के बाद क्या हुआ, अधिकांश हिस्से और मध्य प्रदेश में एक रण तोरमण के राज्य के अंग थे। अब तो भाई क्या हुआ कि हुण तो आक्रमण करने में लगे ही और क्या है आधे पूरे भारत पर कब्जा करने में लगी थे। इसी बीच भी तो कुछ होता है ना। अभी मेहर की पहचान अत्याचारी के रूप में हुई है। जो एक हुण का राजा था मेहर कुल, उसकी पहचान कैसी हुई है, एक अत्याचारी के रूप में हुई है। अंतिम मगध का शासक वालादित्य मध्य भारत के यशोवर्धन के नेतृत्व में, है ना, कैसी हुई है, एक अत्याचारी के रूप में हुई है। तो बात करें कढ़नी की राजदंगणती से ज्ञात होता है कि तोरमण विष्णु को उपासक था। किसका? हमने बताया था कि पुस्तक है कौन सी, कल्हण की। किसकी है? कल्हण की पुस्तक रजत रंगणी से ये ज्ञात हुआ है कि जो तोरमण है वो किसका उपासक था, वो विष्णु का उपासक था और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसकी अगर हम बात करें, जो मिहिरकुल है, तोरमण की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मेहरकुल शासक बना। किसकी? हुड़ों का नेतृत्व किसने किया था भारत में आक्रमण करने के लिए? तोरमण का पुत्र कौन था? मेहरकुल। तो तोरमण की मृत्यु के बाद मेहरकुल शासक बना, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि मेहरकुल के राज्य में अफगानिस्तान, पंजाब, राजपुताना तथा मालवा के क्षेत्र के प्रदेश थे, है ना। पहले ये के प्रदेश थे। उसके बाद देखें साकल सियालकोट राजधानी चीनी यात्री हैंसन के अनुसार, भाई जो चीनी यात्री थी हॉन्सोंग, उसके अनुसार क्या होता है कि सियालकोट राजधानी बनाई थी किसने? मेहरकुल ने। और बौद्धों का संग्राहक था। किसका? संहारक था, है ना। उसने अनेक बौद्ध विहारों और अनेक बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। इससे ये पता चलता है कि भाई ब्राह्मण धर्म का वादी था। और जो पुस्तक थी कौन सी, कल्हण की, उसमें भी बताया गया था कि विष्णु को उपासक था। तो विष्णु को उपासक था तो स्वाभाविक बात है कि बौद्ध का संहारक होगा। उन्होंने अनेक बौद्ध विहारों को मिटाया और स्तूपों का भी नाश किया। भारतीय, देखो इसको मेहरकुल को क्या कहा है, मेहरकुल को इटला भी कहा जाता है। किसमें? इटला भी कहा जाता है। किसमें? भारतीय साहित्य में। अगर हम देखें उसके बात करें कि अंतिम मगध के शासक कौन थे? बालादत्त। जब भाई चूंकि अब क्या होता है कि जब हुड़ों का तो प्रभाव पूरी तरीके से बढ़ रहा है। देखो उत्तरी भारत में कब्जा कर लिया, मध्य में कर लिया, फिर पश्चिम में कर लिया। तो अब इसका हुड़ों का जो आक्रमण क्या है, पूरी तरीके से भारत में आक्रमण हो रहा है और इसका राज्य विस्तार हो रहा है। तो अब क्या होता है, जो मगध का अंतिम राजा था कौन था? बालादत्त। और मध्य भारत की कौन राजा था? हमने देखा था मालवा का यशोधवर्मन। उसके नेतृत्व में दोनों की संयुक्त सेना ने मेहरकुल को पराजित किया। भाई एक योजना भी तो बनेगी ना, नहीं बनेगी, है ना। नीति किसने बनाई थी? नीति बनाई थी किसने? जो नीति बनाई थी यशोधवर्मन ने। और चूंकि यशोधवर्मन क्या था, हिंदू धर्म का अनुयायी था। कैसे पता चलता है कि जो यशोधवर्मन है वो हिंदू धर्म का अनुयायी था? क्योंकि उसके सिक्कों पर क्या था? उसके सिक्कों पर बैल का चित्रांकन था
तो स्वाभाविक बात था कि बैल का चित्र अंकन है, तो बैल पे बैठते हैं भगवान शिव शंकर, तो इसी से ये प्रतीत था कि जो यशोधवर्धन है वो किसका अनुयायी था, वो भगवान शिव का अनुयायी था। मेहरकुल ने क्या है, ग्वालियर अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि मेहरकुल ने क्या है, एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिससे हमें किससे पता चलता है, ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि मेहरकुल ने क्या है, एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। भारत के बाहर हुणों की शक्ति को तुर्कों को विनाश कर दिया। भारत के बाहर हुणों की शक्ति को तुर्कों ने विनाश किया। भाई यहाँ तो हमने विनाश कर दिया किसका? हुणों का। लेकिन भारत के बाहर जो यूरोप में गई थी एक शाखा, तो उस शाखा का विनाश किसने किया? उस शाखा का विनाश तुर्कों ने कर दिया था। किसने कर दिया था? उस शाखा का एक दूसरी शाखा का हुणों की जो दूसरी शाखा थी उसका विनाश किसने किया था? उसका जो विनाश है वो तुर्कों ने कर दिया था। अगर हम फिर देखें, अंत में उन्होंने भारत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए और राजपूतों के एक अंग बन गए। तो जब उनको लगा कि भाई अब इनसे हमें मतलब हारना ही है और मुश्किल हो गई जान बचाना, तो फिर जो हुणों ने भी है क्या है, भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूतों को क्या है, एक अंग बन गए। अगर हम फिर देखें कि हुणों के जो प्रभाव थे वो भारत में कैसे थे, वो एक बार देखिए, उस पर एक बार हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि उस पर क्या क्या प्रभाव रहे। देखो, स्थायी शासन करने में तो क्या है, हुण असफल रहे, क्योंकि जो मगध का अंतिम सदा बालादित्य और मालवा के जो राजा थे यशोधवर्धन, दोनों की संयुक्त सेना ने हुण को पराजित कर दिया था। हुण को किसको? मेहरकुल को पराजित कर दिया था। फिर उन्होंने क्या वैवाहिक संबंध बना लिए थे किससे? भारत से। तो हम देख पा रहे हैं कि हुणों ने स्थायी शासन तो नहीं किया, स्थायी शासन वो नहीं बना पाए, स्थायी शासन काल नहीं बना पाए वो। और हम फिर बात करें कि उत्तर पश्चिम तक क्या है, सीमित था उनका शासन और समाज और, लेकिन बट क्या है, एक समाज पर और राजनीतिक पर क्या है, बहुत का प्रभाव हुणों ने छोड़ा भारत पर। क्योंकि इसी के कारण क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वो क्या है, आपस में लड़ते थे। जैसे मगध पर गद्दी के लिए जो लास्ट का शासन था बालादित्य, उसने संधि करी किससे? मध्य प्रदेश के जो मालवा के यशोधवर्धन से उसने संधि की और दोनों ने मिलाकर संधि की योजना बनाई और इस पर अमल भी किया। और ये जो मतलब एक राजनीतिक संधि है, तो राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा था किसके कारण? हुणों के कारण। और समाज में एक बड़ा बदलाव भी आया था हुणों के कारण। तो समाज जो क्या है, संधि हुई और संधि के बाद दोनों ने उस पर अमल किया और फिर जो हुणों के मेहरकुल है उसको हराकर हुणों को यहाँ से या उसका प्रकोप शांत किया या उसको यहाँ पर क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और एक प्रकार से क्या है, फिर हमारे ही राज्य में जो मतलब हमारे ही जो देसी राज्य है वही स्थापित हुए। तो ये था गुप्तोत्तर काल, ये था गुप्तोत्तर काल के राजा और वंश और हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो। इसके बाद फिर हम चलेंगे पुष्यविभूति वंश के ओर और हर्षवर्धन काल की ओर। और इसी के साथ साथ क्या है, हम मतलब क्या है, समाप्ति की ओर जा रहे हैं। किसके? प्राचीन भारत की समाप्ति की ओर जा रहे हैं और मिडिवल इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। तो बने रहिए इतिहास की एक बेहतर समझ के लिए हमारे साथ। और फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसको फॉलो करिए और यूट्यूब पे भी उसको लाइक करिए, फॉलो करिए और इतिहास एक बेहतर समझ हमारे साथ बने रहिए इतिहास के साथ। और इसके बाद हम विश्व इतिहास का भी क्या है सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप क्या है विश्व इतिहास का भी अध्ययन मेरे द्वारा कर सकेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।